हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? लिखिएगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आपके सामने। सभी सूचकांक में सबसे महत्वपूर्ण सूचकांक जो है वो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है और वो है मानव विकास सूचकांक। वैसे आपने पढ़ा होगा इसके बारे में जो है कि जो मानव विकास सूचकांक लिखना, जो मानव विकास सूचकांक है जिसको हम एचडीआई कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है, जिसको हम क्या बोलते हैं एचडीआई कहते हैं। पहली बात तो छापना, इस सूचकांक को जारी करने वाली संस्था कौन सी है? वो है यूएनडीपी। कौन है बेटा? यूएनडीपी जो है वो संस्था जारी करने वाली है, यह भी आपको छापना है। इसे हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं और इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क के अंदर है, ये भी आपको नोट करना है साथियों ना। तो न्यूयॉर्क में मुख्यालय हो गया इसका और एचडीआई इंडेक्स जारी हो चुका है, मानव विकास सूचकांक जारी हो चुका है, जारी करने वाला यूएनडीपी हो चुका है, नोट कीजिएगा, ठीक है। अगर पूछूं आपसे इसमें भारत की रैंक कौन सी है, तो इसमें जो भारत की रैंक है छापना, भारत जो है इसके अंदर कौन सी रैंक पर है? तो भारत इसके अंदर आपकी जो रैंक है उसकी वो 134 रैंक है 193 देश के अंदर ना। तो 134 रैंक है और 193 देश शामिल है इसके अंदर, ये भारत की रैंक इस बार रही है ना। तो 134 रैंक रही है हमारी और 193 देश शामिल थे। पिछली बार जो रैंक थी हमारी वो 135 थी, है ना लिखना। जो पिछली बार रैंक थी हमारी आपकी 2021 की जो रैंक है हमारी वो थी कौन सी? आपके 135 थी। मतलब हमने एक अंकों का भारी उछाल लिया है। क्या हमने दोस्तों एक अंक का बहुत भारी उछाल लिया है? इतना भारी उछाल लिया भाई साहब, एक अंक का हमारा उछाल हो चुका है, ठीक है। यह सूचकांक 2022 का सूचकांक है, ठीक है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगर पूछूं आपसे भारत जो है उसका स्कोर कितना रहा दोस्तों? इस बार जो स्कोर भारत का 0.644 रहा है ना। तो स्कोर कितना है? 0.644 जो है ये भारत का स्कोर है। और कितने में से? एक में से स्कोर है ना। एक में से कौन सा? एक में से क्या है? एक में से 0.644 स्कोर है, यह भी आपको ध्यान रखना है। आप पूछोगे सर ठीक बात है, इसमें दोस्तों कौन कौन से आधार होते हैं? इसमें 3 आधार होते हैं। कितने ना? इसमें जो है आपके इसमें 3 आधार होते हैं, यह पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस इंडेक्स के 3 आधार होते हैं और 3 आधार कौन कौन से होते हैं? एक होता है कौन सा? एक होता है जीवन प्रत्याशा, मतलब कि अगर कोई बच्चा आज जन्म लेता है भारत में तो उसकी एवरेज आयु कितनी होने वाली है? वो होती है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा होती है। और वर्तमान में भारत में कितनी हो चुकी है? 66.7 हो चुकी है ना। वर्तमान जो भारत है उसकी कितनी हो चुकी है आपके? ये हो चुकी है 67.7 आपके वर्ष जो है, इतनी हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो चुकी है, जो कि बढ़ी है। क्या? जो कि बढ़ी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि अच्छी बात, ठीक है। अगर आपसे पूछूं आपसे सेकंड पॉइंट छापना, सेकंड पॉइंट क्या है? वो है पर कैपिटा इनकम। कौन सा है? सेकंड पॉइंट है पर कैपिटा इनकम। अगर आपसे पूछे जो पर कैपिटा जो इनकम है वो कितनी हो चुकी है? $6951 हो चुकी है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। $6951 हो चुकी है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और थर्ड होता है क्या आपके? थर्ड होता है लिटरेसी, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो 3 पॉइंट है, 3 इसके आधार है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पर कैपिटा इनकम और आपके लिटरेसी, ये तीनों पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखने हैं, ठीक है। मैंने कहा आपसे भारत की रैंक आपके 134 हो चुकी है, यह भी आपको नोट करना है। भारत का स्कोर 0.644 हो चुका है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे इसमें टॉप पर कौन कौन आपके हैं, टॉप पर कौन कौन आपके, आगे लिख लीजिए, यहां लिखिए। अगर पूछे आपसे टॉप पर कौन कौन से देश जो है वो टॉप पर है, इसमें आपके लिखिए स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और हांगकांग। कौन है? स्विट्जरलैंड और कौन है इसके बाद आपके? स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड। कौन है? आइसलैंड और हांगकांग जो है ये टॉप 4 आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग, ये टॉप 4 है ना। और पूछूं आपसे सबसे नीचे कौन छापना, बॉटम पे कौन है आपके? और सबसे नीचे स्थान किसका है? सोमालिया और साउथ सुडान। किसका है? सोमालिया
और साउथ सूडान जो है ये सबसे अंतिम स्थान पर है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टॉप और बॉटम पर कौन है वो आपके सामने यहां पर है, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग, इसके अलावा सोमालिया, साउथ सूडान, ये भी आपको छापना है। बाकी मैंने कहा पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कुल स्कोर कितना है, रैंक कौन सी है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया है 134, हमारा ठीक आंसर हो गया है, ध्यान रखिएगा ना। तो 134 भारत की रैंक एचडीआई में हो चुकी है। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है एग्जाम के हिसाब से, एचडीआई जारी करने वाला इंडेक्स कौन सा है, यूएनडीपी जारी करता है इसको। और मैंने फिर कहा आपसे इसके 3 आधार हैं, एग्जाम में 3 आधार खूब पूछता है आपसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पर कैपिटा इनकम और इसके अलावा जो जीवन प्रत्याशा जो है हमारी, और सॉरी आपकी जो साक्षरता जो है, ये 3 इसके आधार आपको ध्यान रखने चाहिए। कुछ इंडेक्स अगर आपको याद हो तो बताना मुझे, कुछ इंडेक्स बताओ। 161 रैंक किसके अंदर हमारी, 93 रैंक किसके अंदर है हमारी, इसके अलावा 127 रैंक किसके अंदर है हमारी, 111 रैंक किसके अंदर है हमारी, छापेगा 4th रैंक किसके अंदर है हमारी, 7वीं रैंक किसके अंदर है। ये 5-6 इंडेक्स और लिख लीजिए आप लोग ना, याद कीजिए। 161 पूछूं आपसे, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन सा है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वो 161 रैंक हमारी इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे 93 छापना, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कौन सा है, करप्शन परसेप्शन जो इंडेक्स है इसमें रैंक कौन सी हमारी, इसमें रैंक हमारी 93 है, ठीक है। इसके अलावा 127 पूछूं आपसे कौन सी रैंक है, जेंडर इनइक्वलिटी कौन सा है, जेंडर आपके जेंडर गैप इंडेक्स कौन सा रैंक है हमारी, इसमें रैंक हमारी 127 है जेंडर गैप इंडेक्स में। इसके अलावा 11 पूछूं आपसे हंगर इंडेक्स में कौन सी रैंक है हमारी, हंगर इंडेक्स में 111 रैंक है। 4th रैंक छापना, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स कौन सा है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है उसमें 4th रैंक है। और साथ ही पूछूं आपसे एनवायरमेंट परफॉर्मेंस जो इंडेक्स है इसमें रैंक कौन सी हमारी, इसमें रैंक हमारी 7वीं रैंक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सारी बातें तो आप जानते होंगे। एक नया इंडेक्स ऐड हो गया है, आज 2 इंडेक्स ऐड होंगे। एक और इंडेक्स है जो कि जारी करने वाला यूएनडीपी है, पर वो भी बड़ा महत्वपूर्ण इंडेक्स है, जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स, वो मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा आज ही, ठीक है। इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन कर दिए इसको, ठीक है, जो कि बड़े महत्वपूर्ण इंडेक्स है। फोटो आपके सामने यहां पर में यूएनडीपी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 जो है इसमें भारत की कौन सी रैंक है। मैंने कहा ना यूएनडीपी ने दोस्तों 2 इंडेक्स जारी किए हैं, दोनों ही हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। एक तो इंडेक्स कौन सा है, देखो अभी हाल ही में जो यूएनडीपी है, आप में से कोई बताएगा मुझे यूएनडीपी की स्थापना कब होती है। वैसे मैंने तो आपको लिखवाया हुआ है, पर आप में से कौन बताने वाला है यूएनडीपी जो है इसकी स्थापना कब होती है, कौन से वर्ष में होती है। मैंने लिखाया हुआ आपको, आप चेक करते हैं, बता पाओगे नहीं पाओगे। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वही न्यूयॉर्क में मुख्यालय इसका होता है। और पूछूं आपसे एचडीआई इंडेक्स अभी हाल ही में जारी किया है इसने बेटा, और इसके अलावा जो है अभी हाल ही में इसने एक इंडेक्स और जारी किया है, इसको हम बोलते हैं जेंडर इनइक्वलिटी। कौन सा, जेंडर इनइक्वलिटी छापना, जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स कहते हैं, इसी को हिंदी में कहते हैं लैंगिक असमानता। कौन सा, लैंगिक असमानता सूचकांक कहते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लैंगिक असमानता सूचकांक कहते हैं, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स कहते हैं, यह भी आपको छापना है ना। हाँ 1965, वेरी गुड लिखना, 1965 जो है इसकी स्थापना होती है, नोट कर लेना, ठीक है। अब एक इंडेक्स आया उसका नाम है जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स। नाम से आपको स्पष्ट तो हो रहा होगा कि इस इंडेक्स में तो क्या होने वाला है। इस इंडेक्स का मेन उद्देश्य ये होता है कि भाई किस देश ने लैंगिक जो असमानता है उसको कम करने का प्रयास किया है, वो इसका उद्देश्य है। किस देश ने जेंडर इक्वलिटी का प्रयास किया है, वो इसका उद्देश्य होता है, ठीक है। लिखिए सो, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य है कि लैंगिक समानता के लिए कौन से देश ने कितना प्रयास किया है, यह इसका उद्देश्य होता है। जेंडर इक्वलिटी के लिए किसने प्रयास किया, वो इसका उद्देश्य है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे कि भाई इसमें भारत जो है, इसमें जो अपना भारत है उसकी रैंक कितनी छापना, तो भारत की जो रैंक है पूछूं कितनी आपके 108 जो है वो भारत की रैंक है आउट ऑफ 193। आउट ऑफ क्या है, आउट ऑफ 193 जो है इसमें से भारत की रैंक 108, ठीक है। तो भारत की रैंक 108वीं रैंक है, 108 रैंक है भारत की। और जो स्कोर है भारत
कितना आपके स्कोर कितना 0.437 जो है ये हमारा स्कोर है। एक में से हमारा स्कोर कितना है 0.437 है। तो हमारी रैंक 108 रैंक है और जो हमारा स्कोर है ये स्कोर दोनों में आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि वहां स्कोर कितना और यहां पर कितना है। कभी कभी स्कोर भी पूछता है आपसे ना, तो 0.437 स्कोर है, 108 हमारी रैंक है, दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे टॉप पर कौन कौन से देश हैं आपके, डेनमार्क, स्वीडन, आपके नीदरलैंड टॉप पर, ठीक है ना। टॉप पर कौन सा अपना टॉप पर जो है, टॉप पर यहीं लिख लीजिए, टॉप पर है डेनमार्क, डेनमार्क और लिखना डेनमार्क लिखिए, टॉप पर हो गया डेनमार्क और स्वीडन जो है ये टॉप पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये टॉप पर हो गए। और पूछूं आपसे जो बॉटम है, सबसे कमजोर जो देश है जहां सर्वाधिक आपके जेंडर इनइक्वलिटी होगी, वो देश कौन से हैं, यमन और सोमालिया का, यमन और सोमालिया जो है वो देश है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यमन सोमालिया छाप लीजिए, यहां पर सबसे कम आपके जेंडर इक्वलिटी है और जो आपके डेनमार्क है या फिर जो हमारा स्वीडन है यहां सर्वाधिक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिखिए आंसर लिखिएगा, हमारा आंसर हो गया हमारा कितना, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया है। 108वीं हमारी रैंक हो चुकी है इसके अंदर, 108वीं रैंक है हमारी, भारत की रैंक आपके 108वीं रैंक है, 193 टोटल देश है इसके अंदर। और ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इंडिया जंप 14 रैंक, क्या भारत ने पिछले वर्ष की तुलना में 14 अंक जो है उसकी उछाल लगाई है, ठीक है, लिख लेना। भारत से पिछले वर्ष पूछूं आपसे, भारत ने जो पिछला वर्ष जो था आपके 21 वाला जो वर्ष था आपके, वहां कितना वहां पर आपके 122वीं रैंक थी भारत की, और भारत ने आपके 108वीं रैंक कर दी है। मतलब भारत की जो उछाल है आपके 14 रैंक की है, जो कि यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है। 13 मार्च को इंडेक्स जारी किया गया था, जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स, GII बोलते हैं इसको, और इंडिया की रैंक 108 रैंक है और पिछली बार रैंक 122वीं रैंक थी। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। 14 का हमने उछाल मारा है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखना। हाल ही में चर्चा में रही एक राष्ट्र एक चुनाव, सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो है वो आपके सामने आ चुका है। ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल है। और पेपर के अलावा अगर आप आज की न्यूज खोलोगे ना, अगर आप आज का अखबार खोलोगे तो आपको इसके अलावा कुछ और नहीं मिलने वाला है ना। आज आपको अखबार में सबसे पहले यही सूचकांक मिलने वाला है, यही आपके रिपोर्ट मिलने वाली है, वन नेशन वन आपके इलेक्शन। आइए आपको आसान भाषा में समझा रहा हूं कि इस रिपोर्ट में क्या क्या आया है, इस रिपोर्ट में कौन कौन शामिल था, सारे पॉइंट क्लियर करता हूं आपके सामने, देखना। अभी दोस्तों हाल ही में वन नेशन क्या है, वन नेशन वन इलेक्शन। अगर आप में से किसी को याद हो तो मैंने आपसे बहुत दिनों पहले एक बात कही थी कि अभी इंडियन गवर्नमेंट ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक कमेटी बनाई थी, याद करो, एक समिति बनाई थी। और उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन बने थे, आपके भारत के पूर्व राष्ट्रपति जो है, आपके पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है वो इसके अध्यक्ष बने थे। शायद हमने ये बात कही थी आपसे कि कोविंद साहब जो है वो इसके अध्यक्ष होंगे, ये बात मैंने आपसे कही थी, ठीक है, कि वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर एक कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी के अध्यक्ष कौन है, आपके उस कमेटी के अध्यक्ष आपके रामनाथ कोविंद होंगे, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। ये हमने बात कही थी, इससे पहले राष्ट्रपति यही थे हमारे, ठीक है। इसके अलावा कुछ और मेंबर शामिल है। देखो उन मेंबर्स को पढ़ने की वजह यह है कि आप समझ पाओ कि इस कमेटी के अंदर केवल बीजेपी नहीं है, केवल कांग्रेस नहीं है, केवल आपके पार्टीज नहीं है, और भी बहुत सारे लोग शामिल है, जिससे आपकी थोड़ा व्यू जो है वो आपके एक पक्षीय ना हो पाए, इसके लिए मैंने आपसे कहा, ठीक है। देखिए इस कमेटी में आपके 8 मेंबर थे ना, 8 मेंबर कमेटी थी आपके। और इस कमेटी के अंदर इसके अलावा एक तो अधीर रंजन चौधरी शामिल थे, अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस पार्टी के, आप जानते हो इनके बारे में। पर इन्होंने दोस्तों इन्होंने जो है ये आपके समिति को छोड़कर चले गए, पैनल से बाहर हो गए। इन्होंने ऐसा कहा है कि ये आंख में धूल झोंकने के समान जो है वो कमेटी है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला है ये पैनल से बाहर हो गए, ये पैनल से इन्होंने बाहर हो गए ये, और इन्होंने कहा है कि जो कमेटी है वो आंख में धूल झोंकने का काम कर रही है, ये इन्होंने कहा है, ठीक है। तो ये मैंने इनका यहां पर लिख दिया आपके सामने। एक तो ये शामिल, एक इसके अलावा जो हमारे अमित शाह जी जो हैं वो भी शामिल है इसके अंदर, अमित शाह जी शामिल
शामिल हैं इसके अंदर गुलाम नबी आजाद, जो कि हमारे गुलाम नबी जो आजाद हैं आपके, वो भी शामिल है इसके अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपके नंद किशोर सिंह जो कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, वो भी इसमें शामिल है, ठीक है। एनके सिंह साहब भी शामिल है इसके अंदर। इसके अलावा सुभाष कश्यप जो है वो भी शामिल है इसके अंदर ना, सुभाष कश्यप जी जो है वो भी शामिल है। सो एक आपने एडवोकेट सुने होंगे, उनका नाम है हरीश साल्वे। कौन है? हरीश साल्वे। गुरुजी हमने तो नाम नहीं सुना। अभी बच्चों जो हमारा जो एसबीआई जो केस चल रहा है ना, उस एसबीआई केस में एसबीआई की ओर से वकील यही है, हरीश साल्वे। ये तो बहुत महंगे वकील टाइप के हैं ना। जो एसबीआई केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें उनकी तरफ से दलील पेश करने वाले कौन है? हरीश साल्वे जी हैं। ये भी आपको नाम ध्यान रखना है, ठीक है। और भी कुछ लोग इसमें और शामिल हैं, ठीक है। तो अमित शाह, गुलाम नबी आजाद, नंद किशोर सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे, अधीर रंजन चौधरी, और इसके अलावा जो हमारा रामनाथ कोविंद है वो भी शामिल हैं। ये आपको सारे नाम ध्यान रखने हैं, ये सब इसके अंदर शामिल थे, ठीक है। अभी हाल ही में इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है, जो वर्तमान राष्ट्रपति हमारी कौन आपके, जो वर्तमान राष्ट्रपति छापना, अभी दोस्तों हाल ही में अपनी जो रिपोर्ट है, इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इनको आपके सौंप दी है। अब देखिए, सुनिए मेरी बात को। इस रिपोर्ट में पेज कितने? इस रिपोर्ट में मात्र पेज है आपके 18,626 पेज। लिखना इस रिपोर्ट में पेज कितने हैं? इस रिपोर्ट में जो पेज है कितने, इस रिपोर्ट में पेज कितने हैं? इसमें पेज हैं 18,000 दोस्तों, इससे अधिक पेज है ना, 18,626 पेज हैं इस रिपोर्ट में। कौन पढ़ेगा भाई साहब, ये बताओ मुझे, इसको पढ़ने वाला कौन है? अब हर कोई चेक कर रहा है जिस्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी रिपोर्ट। इससे बढ़िया कम पेज में लिखते भाई साहब, सारी बातें पढ़ तो पाते, इतनी बुक कौन पढ़ेगा? इससे बढ़िया तो हमारा लूसेंट पढ़ लेंगे हम लोग जो है। इतना पेज पढ़ने की बात अगर आएगी तो इतने पेज है बच्चों इसके अंदर ना। हाँ, बहुत कम पेज है, 18,000 पेज की बुक है। इतना बड़ा कोफा है भाई साहब, इतना बड़ा कोफा है, इतने पेज की बुक जारी हुई है, ठीक है। और इसमें जो है, इसमें कहा गया, देखो इसमें कहा गया कि इन्होंने 47 जो राजनीतिक दल हैं आपके, 47 इन्होंने जो दल हैं, जो पार्टी हैं, इनसे बात की है, इनसे सुझाव लिए हैं, और इन्होंने कहा है कि इसमें से 32 राजनीतिक दल जो हैं, 32 जो पार्टी हैं, वो वन नेशन वन इलेक्शन जो है इसका सपोर्ट करती हैं। लिखना, वन नेशन वन इलेक्शन जो है इसका सपोर्ट करती हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। 47 में से 32 पार्टी जो है वो सपोर्ट कर रही है इसका ना, वन नेशन वन इलेक्शन जो है इसका सपोर्ट करने के लिए 47 में से 32 आपके पार्टी सपोर्ट कर रही है। ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा इन्होंने कहा है। मतलब कि ये कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो लागू होना चाहिए। सुन लीजिए, ये कह रहे हैं, ये रिपोर्ट कह रही है कि एक राष्ट्र एक चुनाव जो है, एक राष्ट्र एक चुनाव लागू होना चाहिए। लिखना, यह लागू होना चाहिए। और इससे क्या होगा? इससे जो है हमारा लागू होना चाहिए। इन्होंने कहा है दोस्तों कि लागू होना चाहिए, ठीक है। पर लागू कब से होना चाहिए? लागू आपके लिखिएगा, लागू जो है वो 2029 से होना चाहिए, ये इन्होंने बोला है, ठीक है। 29 से लागू होना चाहिए। लेकिन यह जो है वो 2 चरण में, कितने? यह 2 स्टेप में लागू होना चाहिए, ठीक है। वन नेशन वन इलेक्शन लागू होना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा है, और 29 से लागू होना चाहिए। पर यह 2 स्टेप के अंदर लागू होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप के अंदर जो है केवल लोकसभा और जो आपके विधानसभा है उनके चुनाव हो, ठीक है। 2 स्टेप कौन कौन से हैं? जो फर्स्ट स्टेप होगा तो उसके अंदर जो लोकसभा है और जो विधानसभा है इनके इलेक्शन एक साथ होने चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला है, ठीक है। कि लोकसभा और जो विधानसभा है इसके इलेक्शन एक साथ हो फर्स्ट चुनाव के अंदर, फर्स्ट आपके चरण के अंदर। और सेकंड जो चरण हो आपके, सेकंड चरण जो कि इसके 100 दिन के भीतर होना चाहिए, ठीक है। जो कि इसके 100 दिन के भीतर होना चाहिए। और इस आपके चरण के अंदर छापना, सेकंड चरण में आपके जो लोकल गवर्नेंस है, हमारा जो लोकल गवर्नेंस है, जिसके अंदर क्या जिसके अंदर पंचायत भी आता है, जिसके अंदर नगर पालिका भी आती है, यह सारे चुनाव एक साथ होने चाहिए, ये इन्होंने कहा है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है 2 स्टेप होने चाहिए, एक नहीं 2 स्टेप हो। पहले स्टेप में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने चाहिए, और सेकंड जो स्टेप होगा उसमें लोकल गवर्नेंस के चुनाव होने चाहिए। और इन दोनों के बीच में गैप अधिकतम 100 दिन होना चाहिए, इसके अंदर ये चुनाव हो जाने चाहिए, ऐसा
इन्होंने कह दिया है, ठीक है। यहां पर अब मुझे बताओ दोस्तों, इसके लिए संविधान में अमेंडमेंट भी करना पड़ेगा। बहुत सारे आर्टिकल, 83 आर्टिकल और बहुत सारे आर्टिकल जो है उसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा है कि आप लोग क्या कीजिए, आप लोग संविधान में संशोधन कर दीजिए और इसको लिख दीजिए जिससे समस्या ना हो। तो ये सिफारिश भी की उन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, ये भी इन्होंने कहा है, ठीक है। अब आप पूछोगे सर इसका फायदा क्या है, क्या आपकी खोपड़ी में सवाल आएगा, सर ये जो करने वाले हैं इसका फायदा क्या होगा। इसका फायदा से क्या होने वाला है, पहला पॉइंट छाप, पहला पॉइंट आपके, पहला पॉइंट खर्चे जो है ना, खर्चे कम होने वाले हैं, ठीक है। खर्चे कम होने वाले, आप सोचिए अभी चुनाव किसका, अभी चुनाव चल रहा है हमारे लोकसभा का, ठीक है। एक साल बाद किसी और राज्य के अंदर क्या होने वाला है, एक साल बाद किसी राज्य के अंदर जो है विधानसभा चुनाव होने वाला है। सोचिए उसके एक साल बाद किसी और राज्य के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाला है। मतलब दोस्तों भारत देश 5 साल जो है वो चुनाव में लगा रहता है, कोई ना कोई चुनाव की खबर चलती रहती है। अब राजस्थान में, अब तेलंगाना में, अब एमपी में, अब झारखंड में, अब मिजोरम में, अब चंडीगढ़ में, अब वहां पर, अब फलाना, मतलब पूरा भारत 5 साल चुनाव में लगा रहता है। इससे क्या होगा, इससे आपके 100 दिनों के अंदर भारत के सारे चुनाव हो जाएंगे, फिर अगले 5 साल केवल काम होगा, ऐसा इनका मानना है, ठीक है। ऐसा इनका मानना है कि विकास के जो कार्य होंगे, विकास जो कार्य होंगे वो आपके बढ़ने वाले हैं, ये इनका मानना है। क्योंकि कभी ना कभी कहीं ना कहीं चुनाव वर्तमान में हो ही रहे हैं बच्चों। उससे क्या होने वाला, उससे ये होने वाला है कि कहीं पर जैसे मान लो राजस्थान में चुनाव होने वाला है और वहां चुनाव हुआ तो वहां पर आपके आचार संहिता लागू हो चुकी है। अब सरकार वहां कोई विकास के कार्य नहीं कर सकती, अब वहां चुनाव हो रहे हैं, ठीक है। अब लोकसभा चुनाव आ चुके हैं, फिर वापस से कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, वापस हम बैठ जाएंगे, कोई काम नहीं होने वाला है। तो विकास के कार्य रुकते हैं, इससे विकास कार्य बढ़ने वाले हैं, खर्चे कम होने वाले हैं, यह फायदे इससे होने वाले हैं। अब बात करते हैं नुकसान क्या होने वाले हैं, ठीक है। हाँ देखो, जो मीडिया है ना, वो मीडिया केवल इस पे बात कर रही है, क्या मीडिया केवल इस पे बात कर रही है, इस पे कोई बात नहीं करना चाह रहा नुकसान क्या होगा इससे नुकसान क्या होने वाला है। आप मुझे सोचकर बताओ यार, मान लो राजस्थान में अभी चुनाव हुआ है, ठीक है, राजस्थान में अभी चुनाव हुआ है और राजस्थान में 5 साल बाद चुनाव होगा, ठीक है। यस या नो, राजस्थान में अब चुनाव हुआ है और राजस्थान में 24 में चुनाव हुआ है, अब 29 में चुनाव राजस्थान में होने वाला है, ठीक है। और जो लोकसभा चुनाव है मान लो वो अभी मई में आपके मई 24 में बनने वाली गवर्नमेंट, और अब आपके मई आपके 29 में वापस गवर्नमेंट बनेगी, और ये मान लेते हैं ये मार्च में बनने वाली है। मतलब इसके 2 महीने बाद ये चुनाव होने वाले। तो क्या करें फिर, जो यहां पर बनेगा नया उसको हटा दिया जाएगा। मतलब जहां पर 2 साल होंगे 29 के अंदर, जहां पर 2 साल ही होने वाले होंगे, उनका क्या होगा, क्या उनको हटा दिया जाएगा। मतलब ऐसा बोल दे कि भाई 29 में जो भी मुख्यमंत्री सब हट जाइए, अब नया मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ये काम होने वाला है। तो कुल मिलाकर जो विधानसभा चुनाव जिनको 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल हुए होंगे, उनको आप हटाओ कैसे, आपके 29 के अंदर कैसे करने वाले हो, एडजस्ट समझ में नहीं आ रहा है। और सेकंड बच्चों, कभी कभी ये भी संभव है कि किसी एक व्यक्तित्व के कारण क्या है पूरा चुनाव प्रभावित हो जाए। मतलब लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव हो, वो उसी में प्रभावित हो जाए, और वोट डालने वाला जो होगा आप और मैं जो होते हैं वो ये होते हैं कि वोट जब डालते तो हो सकता है एक व्यक्ति का दिमाग में चेहरा हो हमारे, और हम वोट भी उसी खाते में दे दें, विधानसभा का चुनाव की वोट भी, लोकसभा चुनाव की वोट भी वहीं पर डाल दे। तो फायदे भी हैं, नुकसान भी है, इसके दोनों पक्ष इसके हैं। और अभी कोविंद जी की आपकी जो अभी जो समिति बनी उसने कहा है कि भाई, इस समिति ने कहा है कि चुनाव आपके एक साथ होने चाहिए पर 2 स्टेप में होने चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है, रामनाथ कोविंद आपका करेक्ट आंसर हो गया है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। यहां पर रिपोर्ट है, पूरी रिपोर्ट जारी की गई है आपके, ये हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं वो हैं। इसके अलावा ये जो रिपोर्ट के अध्यक्ष हैं गुलाम नबी आजाद, अर्जुन मेघवाल जी जो कि विधि मंत्री हमारे, और हमारे अमित शाह जी दिखाई दे रहे हैं, नंद किशोर सिंह जी आपके सामने, सारे फोटो आपके सामने यहां पर दिखाई दे